नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और आज हम मौजूद हैं एक विशेष चर्चा को लेकर। बम्पर चुनाव जो हुए हैं पश्चिम बंगाल के पहले चरण में मतदान, जो कि अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उस सभी रिकॉर्डों को तोड़कर आगे निकल चुका है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। मेरे साथ हैं हमारे संपादकीय प्रमुख संजय शर्मा और हमारे जो दो विशेष अतिथि हैं आज के, हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष सरकारदा और साथ में है पराग विश्वास जी। तो हम इन दोनों के साथ आज चर्चा करेंगे इस जो बम्पर मतदान हुआ है इसके क्या मायने निकल कर आते हैं इस बार पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान को लेकर। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे दादा देवाशीष दा के पास कि दादा, इतना मतदान आज तक जहाँ तक मैंने जो रिकॉर्ड खंगाला है, इतना मतदान आज तक भारत में शायद किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। तो इसके क्या मायने निकल के आते हैं, आप क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? नहीं, ये तो इतना बड़ा परसेंटेज में मतदान और इसका इतना एक तुरंत इसका विश्लेषण तो इतना छोटा टाइम में नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इट्स अ रिकॉर्ड पोलिंग परसेंटेज 93%, नियर ऑलमोस्ट 93%। देखिए, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता था कि एनी एक रैशनैलिटी के हिसाब से कभी भी ऐसा ओपन इलेक्शन में अबव 90% पोलिंग होना ये इरेशनल है, एबनॉर्मल है, ऐसे माना जाता था जी। लेकिन वोटर नॉर्मल है, पैदल आए हैं, वोट डाले हैं, एवरीथिंग नॉर्मल, एंड उसमें 93% पोलिंग आंकड़े दिखा रहा है। तो अब वो आइडियाज़ जो है उसको चेंज करने का वक्त आ गया है कि 90% से ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मल होगा, ऐसा नहीं है। 93% पोलिंग हुआ है। यूजुअली ये होता है कि सेफोलॉजी में पहले देखा गया था कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जो एग्जिस्टिंग पावर के अगेंस्ट में जो व्यू स्ट्रॉन्ग रहता है जी, तो यूजुअली पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा। दैट इज़ ए कॉमन आइडिया। साथ साथ में ऐसा भी है कि जब थोड़ा सा केओटिक होता है सिचुएशन, तब उस पर पोलिंग परसेंटेज कम होता है। तो आश्चर्य का बात यह है कि कॉमनली एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो वेस्ट बंगाल में था ही। नॉर्मली ये होता है कहीं भी जगह में, किसी भी जगह में 10 ईयर्स से ज़्यादा अगर कोई एक फोर्स पावर में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप कर जाता है। तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जिसके चलते वोटर परसेंटेज ज़्यादा होना ही था। बट एट द सेम टाइम ये इलेक्शन को लेके, इलेक्शन से पहले SIR को लेके जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ था, वो अनसर्टेनिटीज़ के चलते थोड़ा बहुत केओटिक था ही सिचुएशन, उस पर परसेंटेज कम होना चाहिए था, लेकिन कम नहीं हुआ। ये दोनों मिला के बैलेंस होके एवरेज नॉर्मल एक पोलिंग होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह में एक्स्ट्रा पोलिंग हुआ है और 93% हुआ है। मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है। डेमोक्रेसी में जितना ज़्यादा पोलिंग होते उतना ही अच्छा है। लेकिन अब रीज़न अगर ढूंढते हैं इसका पीछे, ये हमने जहाँ तक बोला कि एकदम एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल जो है, रियलिज्म जो है, रियलिटी जो है, एक चीज़ कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, एक नोशन, एक आइडिया कॉमन पब्लिक में, कॉमन वोटर्स में एक आइडिया फ्लोट किया था इस बार इतना ज़्यादा SIR लेके, अनसर्टेनिटीज़ लिस्ट लेके ये सब चीज़ हुआ है कि इस बार अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। जी, मेरा यही अगला सवाल है, क्या लोगों के मन में डर था कि SIR के बाद कि अगर इस बार वो मतदान नहीं करेंगे तो उनका नाम कट सकता है? डर अगर आप बोलोगे तो डर शब्द हम में यूज़ नहीं भी कर सकते, हम बोलेंगे कि शंका था, शंका थी कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो मेरा वोट खराब हो जाएगा, मेरा सिटीजनशिप विल कम एट स्टेक। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा घर में माई वाइफ, ये जो BLO का दिया हुआ जो पर्ची जो है ना, जिसका लाइफ वो वोटर बूथ में जाना तक है, उसके बाद उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बट माई वाइफ शी इंसिस्टेड कि इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, कहीं ज़रूरत लगे। तो इसका 2-3 चरण हो सकता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम इसका सिटीजन है, लेकिन मेरा अपना सिटीजनशिप को लेके मेरा इतना डर पैदा हो गया मन में कि एक छोटा सा कागज़ भी हम फेंकना नहीं चाहते हैं। तो मेरा घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर जो है, वो हमको बोला कि वोट नहीं डालेंगे तो वोट खराब हो जाएगा, वोट तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको तो ये पूछने का था नहीं कि किसको डालोगे, तो अगर पूछ लेता तो हो सकता है और भी कुछ निकल के आता। तो दैट्स अ सिचुएशन।
ऐसा बहुत सारे रीज़निंग था। मैं करीब 25-30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और फील्ड में हूँ, फील्ड जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने पूरा देश के डिफरेंट कॉर्नर्स में मैंने इलेक्शन देखा। जहाँ से जो लोग बाहर जाता है वोट डालने के लिए, उसको वोट करने के लिए लाना, ये एक मेकनिज़म होता है, जो मेकनिज़म इस बार बहुत अच्छा तरीक़ा से अपनाया गया। ठीक है, बाहर से लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में वापस लाओ वोट डालने के लिए, नंबर 2। और परसेंटेज बड़ा होने का और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है करीब 10-15% ऑफ आवर स्टैंडर्ड वोटर लिस्ट वो वोट नहीं डाल सका। ये भी एक रीज़न है जिसके चलते आंकड़े को बड़ा दिखाया जा रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, सो दीज 3-4 रीजन्स मेरे ख्याल से मेन रीज़न है और पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होने के पीछे। मैं परागदा आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा कि नॉर्मली जो चुनाव होते हैं, किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, तो एंटी इनकम्बेंसी हम लोग यह मानते हैं कि सरकार विरोधी लहर, लेकिन चूंकि इस बार एसआईआर के बाद मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो इसको किस मायने में लिया जाए? क्या यह सरकार विरोधी मतदान हुआ है, इतना बम्पर जो हुआ है, या फिर एसआईआर के बाद होने की वजह से लोगों में शंका, डर या जो भी भावनाएं रही उसकी वजह से ये इतना बम्पर मतदान देखने को मिला? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मतदान का प्रतिशत को लेकर चर्चा आज हो रहा है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मतदान को लेकर चर्चा हो रहा है, इसका मुख्य कारण, कई कारण देवाशीष दा बता चुके हैं, काफ़ी जायज़ कारण है। लेकिन एक चीज़ हमें गौर करना है कि तमिलनाडु में भी इस बार अभूतपूर्व वोट डाले गए हैं जी, 85%। ठीक है, असम जिसमें एसआईआर पहले हुआ था, वहाँ पे भी एक डिस्ट्रिक्ट है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का एक सर्जनग्राम बोल के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे 95.49% वोट हुआ है। 85% हुआ है तमिलनाडु में, मैंने बताया आपको। और ये सारे एसआईआर स्टेट से, देखिए वेस्ट बंगाल में जैसा 10.9% लोगों की नाम छट गया है, ठीक है, छाटा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 13.21% छाटा गया है। अगर एसआईआर कारण होगा तो एसआईआर को अगर आप देखें कि परसेंटेज के अनुसार पश्चिम बंगाल छठा स्थान पर है। सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं कि ये जो इतना मतदान हुआ है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। 2014 के लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई थी एनडीए का, हमको मालूम है, पूर्ण बहुमत मिला था। उसमें काफ़ी हद तक जो है वोट बढ़ा था, करीब 7% बढ़ोतरी हुई थी, इजाफा हुआ था। लेकिन फिर असेंबली पोल्स अगर आप देखें पंजाब का, वहाँ पे 2017 से लेके 2022 के बीच गिरावट हुआ है 5.45% का। लेकिन पंजाब में उस समय हमने देखा कि वहाँ पे भी बदलाव आया है और 80% सीटें जो है गया था आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस सत्ता से बाहर, आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस। अब ये वेस्ट बंगाल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, वेस्ट बंगाल में 2006 में सिर्फ 2.63 का बढ़ोतरी हुआ था, लेकिन वहाँ से फिर 2011 में जो बढ़ोतरी हुआ उसके वजह से चेंज हुआ। लेकिन 2016 और 2021 में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, गिरावट हुआ था। इस वजह से टीएमसी का सरकार बना रहा। ये बहुत ही सरलीकरण होगा। मैं ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आंकड़ा है, कोई भी जाके विकी में देख सकते हैं, ये बहुत सरलीकरण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो मुद्दा सामने आया है, जैसे देवाशीष दा बोल रहे थे, जायज़ बात है कि बहुत सारे वोटर्स जो है वोट नहीं देते। देखिए, अगर 40% लोग या 35% लोग वोट नहीं देते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि वो 35% किन के लिए वोट करते हैं। अब बाहर के जब लोग आ रहे हैं तो प्रतिशत बढ़ रहा है, जाहिर बात है, क्योंकि वो आ रहे बाहर से वोट दे रहे हैं, इजाफा हो रहा है प्रतिशत में, है ना, मतदान का जो प्रतिशत उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन उस इजाफे के वजह से इतना बड़ा परसेंटेज दिख रहा है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का ट्रेंड आप देखें, अगर आंकड़े का ही ट्रेंड देखें, तो यह बात सही है कि जब जब पश्चिम बंगाल में लोग ज़्यादा तादाद में वोट करने आए, शायद वो तो 3% ही होगा, इतना हुआ नहीं है, क्योंकि एसआईआर का खौफ, हाँ 84% था, इतना खौफ था नहीं। लेकिन लोग ये सोचे बार बार कि इस बार अगर मैं वोट न दे पाऊँ तो शायद मेरा सिटीजनशिप
न रहे। और बहुत सारे लोग यहाँ जो है 10% हट गया है। अब ये 10% क्या करते, 11% क्या करते, वो वोट देते या नहीं देते। अगर वो SIR के तहत सारे का नाम आ जाता, शायद इस तरह का शंका, जिस शब्द का इस्तेमाल देवाशीष दा ने किया है पहले ही, ये शंका शायद लोगों में नहीं होता, और नहीं होने की वजह से प्रतिशत काफ़ी घट जाता, 90 से नीचे चला जाता। ये एकदम सही मतलब इसका एनालिसिस, जो शोध जो इसका रिसर्च करके यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन अभी जो समस्या सामने आई है वो ये है कि इस वजह से इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि दूसरा चरण का वोट अभी बाकी है। अब जो सत्ताधारी दल है वो बताएंगे कि ये जो इतना वोट हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी इनकमेंसी फैक्टर है, ठीक है। और जो आने वाले हैं, जिनको आना है, जैसे कि सबसे शक्तिशाली ऑपोजिशन है भाजपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भाजपा दूसरे चरण में इसका इस्तेमाल करेंगे इस तरह से कि हम वहां से जो है 152 सीटों में से करीब करीब हम 120-30 जीत चुके हैं। तो इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत महत्व रखता है। 6 दिन में ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका भी असर पड़ेगा वोटर पर। अमित शाह ने कल कह भी दिया कि हम 110 से अधिक सीटें जीत रहे। बिल्कुल, ये प्रतिशत हुआ है किसी दूसरे कारण से। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत लोगों को शायद पता ना हो, इस बार मैं खुल के बता रहा हूं, इस बार बहुत सारे लोग, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, मिसाल चाहिए, मैं बता दे सकता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम किया है, सेक्टर ऑफिसर का काम किया है, पोलिंग ऑफिसर का काम किया है, लेकिन उनका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है। ना तो वो पोस्टल वोट दे पाए हैं, ना ही इलेक्शन ड्यूटी वोट दे पाए हैं, उनका नाम नहीं है। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि इस बार हमको इतना आसन मिलेगा, ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा सिस्टम है जिसके तहत हम उनसे ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि 26,000 शिक्षकों का नौकरी चला गया है, फिलहाल लटक रहा है मामला। इस वजह से उनको आप वोटिंग ड्यूटी में नहीं ले सकते हैं। अब देखिए किस दुविधा, देखिए इस इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिनको फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर बनाया जाता था, खास करके प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, वो सारे BLO का काम कर रहे हैं। अब वो BLO का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका भी जगह है भरना पड़ेगा। तो ये जो वैकेंसीज हो रहा है, इस वजह से इतना दबाव उसी इलेक्शन कमीशन पे है जिसने SIR किया इतना तामझाम के साथ कि उनको बताया जा रहा है कि नहीं आप ड्यूटी कीजिए। एप्लीकेशन दे रहे हैं लोग, बोल रहे नहीं आप ड्यूटी कीजिए। तो ये भी एक जगह है जो आदमी के सामने, मतलब हमें बैलेंस्ड बात करना चाहिए, दोनों ही तरफ से संतुलन सही रख के आप काम कीजिए। क्योंकि अभी आप ये कह रहे हैं कि हम 120-130 सीटें जीत चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी भी भाजपा का पकड़, अगर आप देखेंगे, उत्तर बंगाल तक ही काफ़ी हद तक सीमित है। और दूसरी बात यह है कि एक चेहरा ममता बनर्जी का, और आप बाहर से 62 आदमी को ला रहे हैं जिनको दूर दराज के गांव के लोग पहचानते तक नहीं है। आप किसी रानीडांगा में, फांसीदवा में जाके, या कुछ बिहार में गीताल्दा में जाके, दिनाटा में आप जाके पूछिए तो कि क्या कहते हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, अरे वो जानते नहीं है। उनके साथ कनेक्शन कैसे होगा? किसी दूसरे राज्य के चीफ मिनिस्टर को मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर को भी शायद हो सकता है कि गांव के दूर दराज के यूपी के लोग, समस्तीपुर के अंदर जाके आप पूछिए तो, गांव में, देहात में जाके पूछिए तो, दियारा में जाके पूछिए तो आप कि आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जानते हैं कि नहीं, ऑपोजिशन लीडर को जानते हैं कि नहीं। शायद ममता बनर्जी को जानते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी काफी अपने हाँ, आपने ठीक कहा। ममता बनर्जी इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल लीडर ऑफ द कंट्री, और उनका एक राष्ट्रीय स्तर में भी छवि है, क्योंकि पहले वो राष्ट्रीय स्तर में थी, वो मंत्री थी राष्ट्रीय स्तर पे। उनका बहुत लंबा इतिहास है लड़ाई का, ठीक है, लोग उन्हें पहचानते हैं। लेकिन बुरा मत मानिए, हाँ, योगी जी को लोग पहचानते हैं, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि योगी जी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकप्रियता पे ये निर्भर करता है। और ये लोकप्रिय जो नेता है, अभी भाजपा के पास सबसे बड़ा चुनौती ये है, मुझे बार बार ये लगता है कि इस इलाके में, और एक चीज़ गौर कीजिएगा कि भाजपा ने क्या किया है, 2024 के चुनाव में बहुमत प्राप्त न होने के बाद भाजपा ने अपना
केंद्र जो था वो सिर्फ हिंदी हार्टलैंड से नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में अपना केंद्र फैलाने की कोशिश कर रहा है। उड़ीसा में देखिए, असम में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कर्नाटका में देखिए, हर जगह वो इनरोड्स करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बुमराह से अकेला विकेट आएगा नहीं, मेरे को 2-4 स्पिनर और अच्छा यूज करना पड़ेगा, पेसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे ज़्यादा विकेटें हासिल होगी, यानी ज़्यादा सीटें हासिल होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये जुमलेबाजी कि हमने 94% हुआ है, 95% हुआ है, 96% हुआ है, इसके पीछे कई कारण हैं और वो कारण को भी उन्हें शोध करना है। अभी मैच शुरू हुआ है, अभी पावर प्ले चल रहा है, ठीक है, अभी स्लॉग ओवर्स वगैरह सब आना बाकी है। खेल पत्रकार पराग विश्वास को हमने अभी सुना। देवाशीष दा, जो 13%, हाँ जरूर, इसमें करना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा, परागदा और देवाशीष दा को मैंने सुना। मेरे मन में एक प्रश्न है, और खासकर मेरे मन में नहीं, जो हम लोग आम जनता से जब मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सुबह चाय पर जब मिलते हैं लोगों से, या बाहर जब हम लोग अड्डा बैठा रहता है वहाँ बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर 2-3 तरह के प्रश्न उठते हैं, जहन में उठते हैं। जैसे मैं शुरुआत से पहले मैंने कहा था कि एक समय था जब बाहुबली का एक प्रश्न चला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वैसे ही आज के दौर में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ के आया है कि पश्चिम बंगाल में राज कौन करेगा, किसकी सरकार बनेगी। ये एक प्रश्न जो है सबके जहन में घूम रहा है, लेकिन इसमें इतनी धुंध फैली हुई है कि इसका निष्कर्ष कोई निकाल नहीं पा रहा है। उसका कारण है, बीजेपी बोल रही है फर्स्ट फेज के मतदान के बाद कि हमारी 110 से 120 सीट का वो दावा कर रही है। इधर टीएमसी भी कम नहीं है, वह बोल रही है कि हमारी भी 120 से 30 सीट आएगी। हमने पहले चरण में ही अपने वो जीत का दावा कर चुके हैं। तो दोनों ही पक्ष बराबर लग रहे हैं, दोनों ही पक्ष में कहीं कमजोरी नहीं है। लेकिन फिर और एक चीज़ आती है, वो है सोशल मीडिया, जहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया में एक आंधी सी चली हुई है, जहाँ सब बीजेपी को ही समर्थन करते दिख रहे हैं। चाहे वहाँ टीएमसी की पोस्ट आए, वहाँ पर भी बीजेपी का ही दिख रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न है, जो और लोगों के मन में भी होगा, कि क्या ग्राउंड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है, या फिर दोनों समान लेवल में ही चल रही है, हवा एक ही दिशा में चल रही है। कुछ देर पहले मैं अपने एक बहुत अच्छा मित्र से बात हो रहा था उनका ऑफिस में बैठ के, तो मैंने पूछा था क्या हमारी एक पोस्ट लेके बात हो रहा था, तो दैट जेंटलमैन, मेरा वो फ्रेंड, उसने बोला कि मैं सब देखता हूँ लेकिन मैं उसमें टच नहीं करता हूँ, लाइक नहीं करता हूँ, क्या कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर करते हैं तो इसको ऊपर बहुत सारे टेलीफोन्स आने लगता है, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होता है, तो मैं नहीं करता हूँ, एकदम वाजिब है। तो रियल सोसाइटी एंड वर्चुअल सोसाइटी दोनों में अंतर है या नहीं, इसका आंसर मेरा वो दोस्त का वो आंसर में छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए, मेरा एक पोस्ट, मेरा एक दोस्त, उनको अच्छा लगा, वो अच्छा बोलेंगे, यही तो सोसाइटी का सिस्टम है ना। लेकिन उसमें वो हिचकिचा रहे हैं, कहाँ हिचकिचा रहा है? वर्चुअल सोसाइटी का पेज में। तो विल यू कंसीडर दैट वर्चुअल सोसाइटी एज सोसाइटी एनी मोर? नो, इट इज एब्सोल्युटली फ्लोटिंग एंड वर्चुअल, इन ट्रू सेंस वर्चुअल, एंड यू कैन मैनिपुलेट दैट। आप एक सर्च डाल दीजिए गूगल में, क्या एक चेतक हेलीकॉप्टर का प्राइस कितना है, आप देखो दुनिया भर का 7 स्टार होटल का एडवर्टाइजमेंट आने लगा गया। तो एक चुटकुला मैंने बनाया था कि ये इसको जब आने लगा तो उसको बंद करने के लिए मेरा टेंशन हो गया, मैंने मजाक से कर दिया था, और सब आमिर जैसा सब चीज़ आने लगा है। तो अल्टीमेटली हमको सर्च करना पड़ा कि मेरा हवाई सैंडल टूट गया है, कहाँ सस्ता में रिपेयरिंग होता है। तो वो सर्च मैंने 3-4 दफ़े किया, तो वो कहाँ पर छुपा हुआ जो एल्गोरिदम्स है ये वर्चुअल नेटवर्किंग का, ये लोग समझा क्या नहीं ये आदमी आमिर नहीं है, तो वो लोग बंद किया। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसका कोई माने है क्या? बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसका सामने सक्काम किया है, हमने सर झुका के बैठ गए हैं सोशल नेटवर्किंग का सामने कि यही सब डिसाइड करता है। बट दिस डजंट डिसाइड एवरीथिंग। संजय जी, देखिए, हमारा सवाल ये नहीं है कि राज कौन करेगा, टीएमसी आवे चाहे बीजेपी आवे, ना तो मेरा सैलरी बढ़ेगा, ना तो टैक्सेशन लोड बढ़ेगा या कमेगा, ना तो मेरा सोशल सिक्योरिटी अच्छा होगा। मैं अनफॉर्चुनेट टैक्स पेयर लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं अनफॉर्चुनेट टैक्स पेयर लॉ अबाइडिंग सिटीजन होके रह जाऊँगा।
ठीक है, मेरा लोन बैंक माफ़ नहीं करेगा, लेकिन ये सारे जिसके लिए है वो होते रहेगा। मेरा सवाल दूसरा जगह में है, कहीं ये सारे इलेक्शन खुद चैलेंज ना हो जाए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्शन इटसेल्फ चैलेंज्ड ना हो जाए। क्यों चैलेंज हो सकता है? हजारों इसका रीजनिंग है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसका वोटाधिकार नहीं है, मतलब जो वोट नहीं दे सका, वोट करवा रहा है, जो वोट नहीं दे सका मीन्स उसका वोटिंग राइट नहीं है। किस फॉर्म से है, किस रीजन से है, मैं उसको देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने वोट नहीं दे सका। पराग जी जैसे बोले ना कुछ देर पहले, टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स वोट नहीं दे सका मीन्स ही वॉज रिफ्रेन्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम कास्टिंग हिज ओन वोट। तो हम क्या मानेंगे? मेरा राष्ट्र, मेरा सिस्टम इनको वोट देने का राइट नहीं दिया, वेयर एज दैट मैन का सुपरविजन में हमको अपना वोट डालना पड़ रहा है। हाउ इज इट रैशनल? नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट utters the last word with due respect to the court. सुप्रीम कोर्ट utters the last word, that's true. उनको ये अथॉरिटी किसने दिया? कंट्री ने दिया ना। तो कंट्री इज द अल्टीमेट, कंट्री मीन्स द सम ऑफ द सिटीजन्स अल्टीमेट। बाकी सारे चीज उनको सर्व करने के लिए इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। आपको याद होगा TN शेषन को पूछा गया था, यू आर द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसने स्टेट अपोज किया था, नो, आई एम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बोले थे। ठीक है, तो अभी बात ऐसा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बोल रहे हैं कि इस बार जो वोट नहीं दे पाएंगे उनका मतलब ये नहीं है कि उनका वोटिंग राइट्स नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज ऑक्सीमोरन? वंस अगेन ड्यू रेस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम अथॉरिटी को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। इस कंट्री का सिटीजन होने के नाते ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट कर लेना। मैंने भी उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, बट सवाल तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि सवाल करना मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, तो अभी आप बोलिए तो ये कोई बच्चों का रसगुल्ला है, बेटा इस बार तुम मत खाओ, भैया को दे दो, अगले बार तुम खाओगे, ये तो हो नहीं सकता ना। तो अगर मेरा वोटिंग राइट नहीं है तो इस बार मैं वोट क्यों नहीं दे पाऊंगा? अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट, दैट इज द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। और अगर मैं इस बार वोट दिया तो मैं एवरी टाइम दे पाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। ठीक है, अगर मेरा इस बार नहीं दे सका मतलब मेरा वोटिंग राइट्स नहीं है तो अगले बार भी नहीं दे पाऊंगा। इट इज स्ट्रेट एंड सिंपल। आप बोलिए तो 10% वोटर लिस्ट का जो वोट नहीं दे सका है उसमें अंडर एडजुडिकेशन बहुत सारे लोग हैं। तो एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनका टोटल वोटर का काउंट है 1 लाख, उसमें से 4000 वोट डाउटफुल में है। वोटर 4000, 4% डाउटफुल में है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट पराग और मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, मैंने जीत गया। पराग से 2% मेरा वोट ज़्यादा है। 4% टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर्स डाउटफुल का मतलब ये नहीं है कि ये लोग वोटर नहीं है, हो सकते ये लोग कल वोटर बन के आ जाएंगे। वो लटके हुए क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि मेरा सिस्टम उसका सलाह नहीं कर सका। 27 लाख में तो 136 को ही सलाह कर सका ना जी। हाँ, तो अभी वो 27 लाख में फंस गया वो 4000, और पराग से मैं 2000 का मार्जिन में जीत गया। पराग का एक कोई फ्रेंड जाके कल कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाते हैं ये सवाल करके कि वो 4% अगर वोट डालता तो उसमें से 3000 वोट पराग को मिलता, मैं तो हट जाता। ठीक है, तो ये जो सवाल है इट इज रियली अ बिग इशू। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये संदेह में रहेगा हमेशा, ये कभी नहीं, इसको इट कैन बी चैलेंज्ड कि डेफिनेटली कोई भी सिटीजन इज वोट इटसेल्फ। अभी मान लीजिए जो वोट में हारेगा वो कोर्ट में जाके सवाल करता है, स्टेटस को डिक्लेयर हो जाता, नहीं होगा क्योंकि पावर में जो लोग आने पॉलिटिशियंस जो है ना, ये अपने लिए दरवाजा ऑलवेज इनके लिए हर सिस्टम का खुला रहता है और खुलने का रास्ते ये लोग बना लेता है। अब बोलिए ना, क्या इससे ज़्यादा अब मेरा मुंह में एक वर्ड आ गया था, मैंने उसको स्टॉप किया। ठीक है, रोक लिया। ठीक है, इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक
चेहरा क्या हो सकता है कि वोट जिस दिन हो रहा है उस दिन भी कौन कौन वोट दे सकता है, उसका लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सका है। देखिए संजय जी, ये एक सिस्टम है, एक रूल है, जिस दिन नॉमिनेशन फाइलिंग स्टार्ट होगा उसका लेटेस्ट बाय 1 डे अहेड ऑफ इट वोटर लिस्ट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जिसका पास वोटिंग राइट है, वोट में कॉन्टेस्ट करने का भी राइट उनको पास है। जी इसमें एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, आपने जो बोला बहुत अच्छी बात है। दर्शकों मैं आपको भी बता देता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है, जिस दिन वोट डिक्लेयर होता है उस दिन 2 चीज़ें होती है। एक तो मैं अगर वोटर हूँ तो मैं जान सकता हूँ कि मेरा कैंडिडेट कौन होगा, इसको मैं जान सकता हूँ, वहाँ क्लियरली आ जाता है। और जो कैंडिडेट होता है उसके पास भी वो लिस्ट आ जाती है कि कितने वोटर्स हैं, कौन कौन वोट डालेगा। तो यहाँ तो जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ उस दिन तक तो डिक्लेयर नहीं था, कोई कुछ भी डिक्लेयर नहीं था। इसका मतलब इसको अनफेयर ही माना जा सकता है मेरे हिसाब से। तो नहीं, मेरा कंधा पे एक ही सर है, मेरा कंधा पे एक ही सर है, इसलिए मैं अनफेयर वर्ड को यूज नहीं करूंगा। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं कि मैं अनफेयर वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव ओनली 1 हेड ऑन माई शोल्डर। तो अभी देखिए, अब मैं भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये लोगों का वर्ड ये आपका नहीं है, किसी लोगों का है। अभी देखिए जिस आदमी ने वोट नॉमिनेशन फाइलिंग होने का बाद उनको पता चला कि अब मैं वोटर हूँ, ये जो 136 आदमी जो है जिनका वोटर लिस्ट में, फाइनल वोटर लिस्ट में इनका नाम आया है नॉमिनेशन के बाद, अभी अगर वो कोर्ट में जाते हैं और सवाल उठाते हैं, हमको भी तो मन था इलेक्शन में खड़ा होने का, तो हमको क्यों खड़ा होने नहीं दिया गया है? मैं तो सवाल नहीं किया था कि वेदर एम आई ए वोटर और नॉट, ये सवाल तो आपने किए थे, आप ही ने जांच स्टार्ट किया था, आपने सवाल किया। सो बर्डन ऑफ प्रूफ गोज ऑन यू। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो जो सवाल करता है बर्डन ऑफ प्रूफ कम्स ऑन दैट। माई कंट्री हैज रेज्ड दिस क्वेश्चन वेदर एम आई ए वोटर और नॉट, तो इट इज़ द सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव कि वेदर एम आई ए वोटर और नॉट, लेकिन आपने वो कर नहीं सका ऑन ड्यू टाइम। तो ये तो सवाल मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये आखिर तो बाद में देखेंगे, हाँ वो उस पर भी हम लोग आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये, इससे 2 चीज़ें स्पष्ट होती है। इतना विस्तार से देवाशीष दा ने बताया, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि SIR जो इस बार हुआ है, इसमें वो जो लोग 10% 11% वोट नहीं दे पाए हैं, वो अगर वोट देते तो किनको देते? उस 10% 11% में किस पार्टी का वोट छुपा हुआ है? नंबर 1। नंबर 2 फैक्टर ये है कि इस बार जो लोग बाहर से आए हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं बाहर से वोट करने के लिए, नहीं आते थे, अब ये आप शंका कहिए, खौफ कहिए, डर कहिए, किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए SIR का, वो आए हैं, वोट दिए हैं। अब ये किन का वोटर है? मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो बाहर के राज्य में रहते हैं उनका तृणमूल कांग्रेस से कम लगाव है। इसका कारण क्या है कि आदमी जिस माहौल में रहता है उस माहौल में बड़ा होता है, काफ़ी समय तक, अरसे तक रहता है, उसका पॉलिटिकल थॉट, सियासी सोच भी उसी तरह का हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल एजम्पशन है, ये भी एक एजम्पशन है, साइकोलॉजिकल एजम्पशन है। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें देवाशीष ने विस्तार से कह दिया, उसमें मैं घुसूंगा नहीं। सबसे मज़े की बात यह है, हम सीधा चले आते हैं आंकड़ों पर, जैसे कि देवाशीष बता रहे थे। आप लोगों को शायद याद होगा या नहीं, इस बार जिस तरीके का ओपिनियन पोल्स आया है, बिल्कुल एक ही तरीके का ओपिनियन पोल्स 2021 में आया था। बिल्कुल मेरे पास है, मैं अगर आप लोग कॉपी चाहते हैं तो मैं दे दूंगा। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का है। और ये 10 में अगर आप देखेंगे तो अब देखिए कई जगह पे लोगों ने यह कहा था कि ABP न्यूज़ CNX का था 136 to 146 TMC, 130 to 140 BJP, ओके। लेफ्ट फ्रंट 14 to 18, जबकि 0 मिला लेफ्ट फ्रंट को, हाँ, और अन्य 1 से 3। मतलब बहुत सारे ऐसे आंकड़े आपको मिलेंगे जहां पर, अच्छा, P मार्क ने 25 मार्च 2021 को अपना ओपिनियन पोल में कहा था भाजपा को 149 से 158 सीट्स मिलेगा और TMC को 121 से 130। सबसे करीब जिसने कहा था वो है प्रियो बंधु मीडिया, एक छोटा सा हाउस है, उसने ये कहा था कि 93 सीट्स TMC को मिलेगा, BJP को 168 सीट्स। सोचिए, छोटा हाउस 168 तक ले गया। और एक भी किसी ने
सिर्फ DB Live was the only opinion poll published on 25th of March which said that BJP will get 74 to 79 seats. अब देखिए यहां पे 10 में से एक ही ओपिनियन पोल सही हुआ, इसीलिए ओपिनियन पोल के आधार पर यह कहना कि रुझान किधर है यह बहुत मुश्किल होगा। और इस बार जो 11% वोट कट गया है, अगर मान लीजिए इस बार कितना परसेंट हुआ है, आखिर तक कितना हुआ है, 93 मान लीजिए, 93 मान लेते हैं, 93 प्लस 11 कीजिए आप, कितना आता है? हाँ मैं बता रहा हूं आपको, यस, हाँ ये देखिए, दिस इज ए मिसनॉमर, हियर इज द मिसनॉमर। इफ यू ऐड 93, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आदमी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आई हैव आल्सो डन इकोनॉमिक्स, 93 के साथ अगर आप 11 जोड़ते हैं 104 बन जाता है। क्यों बन जाता है? ये जवाब SIR में छुपा हुआ है, ये मैं भी इसका टोटल खुलासा नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है। 93% जो हुआ ये एग्जिस्टिंग वोटर का जो रिकॉर्ड है उसके हाँ बता रहा हूँ, 10% ऐड होने के बाद अगर 100% कैलकुलेट, हाँ तो कितना आता? हाँ बताइए आप, कितना आता, कितना फिगर आता, बोलिए। वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे ज्यादा बेहतर। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि इन सब, यस होने से कम होगा। नहीं, हाँ बताइए। आप इकोनॉमिक्स के हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, 1 लाख वोटर था जिसमें से 10 घट गया, ठीक है, तो 10% घट गया टोटल वोटर्स पे, 10%। अभी रह गया कितना, 90,000। अभी आपका ये सेंटर में 80 लोग ही वोट देते हैं, बाकी कोई वोट देता नहीं है, तो कितना नॉर्मली कितना परसेंट पोलिंग होता है? 80%, 100 में 80। अभी 100 में से हमने 10 को हटा दिया तो अभी 90 ही हो गया, उसमें 80 वोट दिया, परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन कहने का मतलब यही है, जो 10 छूट गया उसमें भी तो कुछ लोग होगा जो वोट देता है, कुछ लोग होगा वोट नहीं देता है। मान लीजिए इस बार ठीक है, तो इस बार अगर सारे लोग वोट देते हैं तो डेफिनेटली तब तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, परसेंटेज वोटर का ज्यादा ही है। में खौफ के वजह से, SIR के खौफ की वजह से इस 11 में से 8% वोट देता, तो ऐसा ही फिगर होता, ऐसा ही फिगर होता। लेकिन और मैं बता रहा हूं, 2 चीजों पे कंट्राडिक्शन है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 2.05 करोड़ वोटर्स को छाट दिया गया है, परसेंटेज कितना है? 13.21। बंगाल में कितना को छाटा गया है अभी तक? 92 लाख। यस, इट इज ओनली 10.9% ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट। नहीं 90 लाख जब छट गया था फर्स्ट राउंड में, 90 लाख छटा गया था, दैट वाज 11.9% ऑफ द टोटल वोटर। Yes. Total voter was, Now it is 83.86. October, Yes, now it is 83.86. मैंने अभी देखा, that is 10 point, he's right, that is 10.9%. October 2025 में वोटर था 7,36,337,529 एंड वही 28 फरवरी को आया था 6,44 लाख, ठीक है। तो हमारा करीब रिमूव हुआ था, एडजुडिकेशन में गया था 60 लाख, 60 लाख एंड उधर एब्सेंटी भी 60 लाख है, ठीक है। तो पेंडिंग बिफोर ट्राइब्यूनल था 27 लाख, 4%। संजय जी एक चीज़ आप गौर कीजिए, एक चीज़ गौर कीजिएगा, लास्ट इलेक्शन का आंकड़े अगर हम लोग देखते हैं 2021 वेस्ट बंगाल का ही, TMC का कितना सीट था? 215। बीजेपी का कितना सीट था? 77। दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में 100 के ऊपर डिफरेंस है। सीटों का वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? वोट शेयर, TMC का वोट शेयर था 48%, बीजेपी का वोट शेयर था 38%। 10%, सिर्फ 10% का डिफरेंस के चलते करीब 125 सीट का डिफरेंस आ गया। कौन बोल सकता है कि इस बार का जो 2% का टोटल में डिफरेंस हो, उसके लिए 50 सीट का डिफरेंस होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आंकड़े से बाहर निकल कर अगर हम देखें, ऊपर से आंकड़े से बाहर निकलते हैं हम, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 10-11% है वो किसका वोटर है? ऊपर से और एक चीज है, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो आदमी ने पूरा कंट्री का 18 to 35 इस एज ग्रुप का सामने मिसाल बन के आ गए थे, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन होने के नाते, राघव चड्ढा, उन्होंने अपना पॉलिटिकल विंग ही चेंज कर लिया, ठीक है। अब आपने किसको ट्रस्ट कर सकते हैं
कि हम ये आदमी अपना पॉलिटिकल स्टैंडिंग में, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन में फार्म रह जाएंगे। इस इलेक्शन के बाद कितना घोड़ा, कितना बकरी, कितना बिका जाएगा, इसका कौन ठिकाना रखता है? इससे सरकार कौन बनाएगा, वो तो सिर्फ फिगर का बात है। मेरा पास पैसा है तो हमने इस सारे ऑफिस को खरीद लेके सब हमको वोट देगा। बात तो ऐसे ही आ गया। सही है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो बहुत बड़ी बात है कि ये इस बार दो फैक्टर घूम फिर के हम वहीं पे आ रहे हैं, आंकड़े से निकल के हम वहीं पे आ रहे हैं कि इस बार दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला फैक्टर ये है कि SIR में जो 11% छट गया है वो किन का वोटर है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसमें तो मिक्स है, इसमें मिक्स होगा। नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें ज्यादा किन का वोटर है। आई वुड लाइक टू राइट माय परख एक चीज, आपका बात पे ही आ रहा हूँ मैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा SIR में वोट कटा था, वहाँ का परसेंटेज आपने देखा है, सबसे ज्यादा सेक्टर का परसेंटेज वहीं हुआ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहीं पे वोटिंग सबसे ज्यादा। अनडिसाइडेड पोर्शन जो है वोटर का, उसका 65% माइनॉरिटीज है। लेकिन इस डिबेट में हम ना जाए तो अच्छा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि धर्म का आधार पर वोटिंग नहीं हो रहा है, हम थ्योरेटिकली पकड़ लेते हैं, ठीक है, हम पकड़ लेते हैं कि सबने देख के वोट देता है, ठीक है। हाँ, तो वही है कि वो हम छोड़ दिया, 65% माइनॉरिटी कम्युनिटीज का है, ठीक, जैसे आप बोले मुर्शिदाबाद में। तो नहीं, जैसे कि देवाशीष दा ने छोड़ दिया, जो मुद्दा देवाशीष दा छोड़ दे रहे हैं वो मैं पकड़ लेता हूँ। 35% ऐसे लोग हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक है पश्चिम बंगाल में, जिनका 151 सीटों पर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है 35%। हमारा मैजिक फिगर है 148, नंबर 1। जैसे कि हमको पता है कि SIR में करीब दादा ने भी कहा कि 65% अल्पसंख्यक लोगों का नाम ज़्यादा बाहर चला गया है, और हम बिल्कुल शायद वी आर फाइटिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। इस बात में कोई दो राय नहीं, अगर हम पत्रकार है तो इस बात को हमें मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में इस बार पहली दफ़ा, जो कि मुझे काफ़ी आश्चर्य किया है, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण पर ये चुनाव लड़ी जा रही है। पश्चिम बंगाल के लोग हिंदुत्व को उतना पसंद नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग ध्रुवीकरण की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार अगर वो जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि भाजपा का लहर है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में जो रहता है, पश्चिम बंगाल के लोगों का जो सियासी सोच है, वो कभी भी ध्रुवीकरण या धर्म के आधार पर वोट करने वाली नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक चुनाव, बहुत बड़ा चुनौती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ख़त्म नहीं किया, मैं ख़त्म कर लेता हूँ पहले। उसके बाद दूसरी बात ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का सियासी हलचल से लोग वाकिफ़ है, पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई का पैटर्न ये है कि किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो अभय कांड हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, नंदीग्राम से लेकर सिंगूर तक, पहले कम्युनिस्ट का लड़ाई रहा 70 के दशक में, फिर नंदीग्राम से लेकर सिंगूर। देखिए, सोच एक ही था, ज़मीन हड़प लिया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए गरीब लोगों का। कम्युनिस्ट सोच ही है, वो सोच था 70 में, वही सोच फिर वापस 2011 में सत्ता में ले आया तृणमूल कांग्रेस को। तो बेसिक जो साइकी है एक बंगाली वोटर का, वो चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं आई है। तीसरी बात यह है कि 26,000 नौकरियां चली गई, अभय आंदोलन हुआ, वहां पे हमारा जो प्रमुख विरोधी दल था भाजपा, वो जिस तरह से रास्ते में उतरकर शायद CPM लड़ाई करता, TMC लड़ाई करता, वहां पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं BJP को नहीं देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ का जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा लड़ाई चाहे, लड़ाई करे वास्ते चाहिए। CPM ने ये अपना स्लोगन दिया था। उसके बाद देखिए, तीसरी बात यह है कि बराबर से CPM को कहा जाता था द फाउंटेन हेड ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। अब देखिए, वही फाउंटेन हेड ऑफ बंगाली नेशनलिज्म जिस पर चुनाव काफ़ी हद तक CPM जीतता आता था, काफ़ी हद तक, उसी मतलब क्योंकि CPM बंगाल में ही था, रीजनल पार्टी बन के रह गया था, वही चीज़ देखिए TMC कर रहा है। TMC नहीं कर रहा है कि जतोई करो हमला जितबे TMC, नहीं, क्या कह रहा है, जतोई करो हमला जितबे अबर बांग्ला। मतलब TMC इज सिनोनिमस विद बंगाल एंड बंगालीज। इस चीज़ को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है, नहीं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको स्थापित करने का कोशिश है। तो ये जितना भी आंकड़ा आप बता रहे हैं, ये शायद दक्षिण बंगाल में जाने के बाद, क्योंकि उत्तर बंगाल में हमने देखा था उस बार 30 सीटें निकाला था, मैं ले लेता हूं कि इस बार 54 में से 50 सीट भी निकाल दे, 50 सीट्स भी निकाल दे, इट विल बी टफ फॉर भारतीय जनता पार्टी
टू टेक अवे 100 सीट्स इन साउथ बंगाल। ये बहुत बड़ा चुनौती होगा। मैं प्रमोद को बोलने नहीं दे रहा हूँ, मैं मौका दूंगा अभी। मेरे जहन में जो आ रहा था कि एक बात तो तय है, इस बार जो बदलाव की जो प्रवृत्ति आई है लोगों के अंदर, वह खुद से भी कहीं ना कहीं जागी है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में लोग बार बार बोल रहे हैं, चाहे आरजी कर के बारे में बात करें, चाहे अन्य मुद्दों पर बात करें, भ्रष्टाचार पर बात करें, सिंडिकेट राज पर बात करें, तो उन मुद्दों को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्षोभ तो था, जिसको हो सकता है भाजपा ने आकर उस चीज़ को थोड़ा मरहम दिया और उसके वजह से उनको लगा कि चलो हम एक बदलाव की दिशा में जाते हैं। इस बात को कितना मानते हैं कि ये है कि नहीं? मैं आ रहा हूँ देवाशीष, 1 मिनट में बोल लूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बदलाव की तरफ रुझान जिसको कह रहे हैं आप इस बार, वो दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है शहर में, आपको दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में। गांव के दूर दराज के इलाके में एक और शब्द बंगालियों में बहुत पॉपुलर है, संगठन। सब बोलते हैं उधर संगठन नहीं, ठीक है, कोट एंड कोट। यही चीज लोग बोलते थे सीपीएम के समय भी। तृणमूल शायद जीत जा सकता है, कांग्रेस जीत जा सकती है, लेकिन उनका संगठन मजबूत नहीं है जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर। अभी भी वही बात हो रही है। लेकिन आप अनुब्रत मंडल को नहीं जानते थे पहले, अब मदन मित्रा को नहीं जानते थे पहले, 2011 से पहले नहीं जानते थे इन सब नाम को, लेकिन एक लहर जब चलता है तो ये लोग जीत जाते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि भाजपा का एक लहर है जो कि कुछ दिन पहले तक नहीं था, उस बार था। इस बार भाजपा अगर जीतेगी तो बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू के आधार पर जीत सकती है। वो ये है कि भाजपा ने अपना एक बहुत बड़ा गलती को सुधारा है। भाजपा का लहर चला है, फिर भी भाजपा ने किसी भी बड़ा असंतुष्ट नेता को टीएमसी पे से लेकर अपने दल में शामिल नहीं किया है। अगर ये काम भाजपा 21 में भी नहीं करता तो भाजपा का पलड़ा उस समय, अभी जो लहर है उससे कहीं ज्यादा लहर उस समय था 21 में, क्योंकि 1984 साल में इंदिरा गांधी के मौत के बाद जो एक लहर चली थी, सिंपैथी लहर, उसमें कांग्रेस को 16 सीटें हासिल हुई थी 42 के से, फिर ज्योति बसु ने उसको मेकअप कर लिया था। सिमिलरली 18 सीट किसी ऑपोजिशन को 1977 के बाद पश्चिम बंगाल में नहीं मिला है, भाजपा को मिला था दिलीप घोष के नेतृत्व में। लेकिन दिलीप घोष को ये लोग पीछे कर दिए, शुभेंदु अधिकारी को लेकर आए। लोगों को ऐसा लगा कि हम किसके खिलाफ हैं? हम तो जिसके खिलाफ थे वो उन्होंने सिर्फ अपना कुर्ता बदला है, वो आदमी तो वही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो लोग हैं ना, जमीनी तौर पे हम ना क्या करते हैं, बोले तो बांग्ला में लोग बोलते हैं तात्विक आलोचना। हम लोग बहुत ज़्यादा ना आंकड़े पर घूमते हैं, ये है वो है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी स्टैटिस्टिक्स होता है ना, स्टैटिस्टिक्स का जो वेन डायग्राम्स होता है या आपका पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, कुछ भी होता है, दिस आर ऑल हाइपोथेटिकल। इसको एजम्पशन कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट 100% ट्रू, इसमें एक गलती रहता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई मुझे लग रहा है इस बार यह हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव चाह रहे हैं, सिर्फ दल के हिसाब से नहीं, उनके सियासी सोच में। क्या वो अपना सियासी सोच वो बदल रहे हैं? क्या वो अपना धर्मनिरपेक्षता से ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे हैं? क्या वो आंदोलन करने वाले पार्टी से मोहब्बत को हटा के उस पार्टी के साथ मोहब्बत कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं? ज़मीन में हो या ना हो, उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनके बातों से वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, 1996, 97, 98 में जब तहरीक इंसाफ बना था पाकिस्तान में, इमरान खान के रैलीज में करोड़ों लोग, हजारों लोग घूमते थे, साथ में लाखों लोग उनको देखने के लिए, लेकिन बाद में हर सीट में उनका जमानत जब्त हुआ था। तो ये रैलियाँ भी हर समय वोट्स में तब्दील नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार एक लहर है और हम ये कह सकते हैं कि शायद एक क्लोज फाइट हो। लेकिन देवाशीष दा ने जैसा कहा कि वो 10% कहीं ना कहीं वाइटल हो जाएगा, मैंने भी कहा वही, वो 10% वाइटल होगा। और 4 तारीख को सच में एक बहुत शायद हम टाइट फिनिश देख सकते हैं, हो सकता है। और मज़े की बात यह है, चूंकि पश्चिम बंगाल में बाइनरी बन चुका है, सिर्फ 3-4 सीट ही कोई दूसरा दल जीत सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक सीट सीपीएम को मिला, एक सीट कांग्रेस को मिला, तो 292 सीट बच गई। वहाँ पे हर दोनों पार्टी को 146, 147, 140, 145 ऐसा हो सकता है। ये बहुत संभावना है। और अगर ऑपोजिशन सीपीएम
और कांग्रेस को कितना सीटें मिलती है इस बार, उस पर पूरा दारोमदार होगा कि अल्टीमेटली सरकार कौन बना पाएगा। परागदा, देवाशीष, हमने इतनी चर्चा की, लेकिन कुल मिलाकर मामला जब आएगा परिणाम का 4 तारीख को, तो फिर एक बार आंकड़े पर ही आकर मामला टिकेगा, क्योंकि सरकार को बनाया गया वो डिपेंड करते हुए फिगर के ऊपर। हाँ, तो अभी जब हम बात कर रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज, बम्पर पोलिंग परसेंटेज 92.88 या 93%, इसके बाद कैंडिडेट के जीत का आंकड़ा आएगा, वो कितने मत से जीतता है, उसके बाद रिजल्ट में कौन सी पार्टी कितने सीट से जीतती है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा वहाँ पर आकर टिकेगा, आंकड़ों का ही खेल होगा, नंबर्स का ही खेल होगा। तो वर्तमान परिस्थिति में अगर हम जब यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये जो 92.88 या 93%, ये किसकी राह आसान करता दिख रहा है? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। ये बोलना तो मैं तो अंतर्जामी नहीं हूँ और मैं सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादा वोट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ से मुख्य जो टू विंग्स है, वो दोनों की अपना फेवर में लॉजिक्स तो दे ही सकते, लेकिन एक सिटीजन, सिंपल सिटीजन होने के नाते और एक वोटर होने के नाते एक लॉजिक तो मेरा भी है, मैं भी पूछ सकता हूँ कि मैं सही वोटर हूँ या नहीं हूँ। वो जांच करने के लिए इतने सारे सिस्टम, इतने सारे SIR, इतने सारे पॉलिसी जिसको चलते इतना क्योस हो चुका है, ठीक है। बट मैं वोट जिसको दे रहा हूँ टेबल का उस तरफ, इस बार टोटल कैंडिडेचर है 2920 कैंडिडेट्स, उसमें से 683 कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, वो एफिडेविट में मेंशन किया है, और 129 सीट 294 में से 129 सीट को रेड कैटेगराइज किया गया, रेड अलर्ट कैटेगराइज किया है। मतलब क्या है, उसमें जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें से मिनिमम 3 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, 3 का, एक सीट में 3 कैंडिडेट का, ठीक है। तो वो कैसा आदमी है मेरा वोट मांगने के लिए, इसका सवाल कौन करेगा, इसका हल कौन करेगा? अरे मैं छोटा आदमी हूँ, इसलिए मैं सिटीजन हूँ या नहीं, मेरा बाप पैदा हुआ या नहीं, ये सवाल कर चुका है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है, लिखा है, नंदलाल बाबू, उनका पोता जो है उनको सवाल में खड़ा कर दिया ये सिस्टम है, क्योंकि वो टैक्स पेइंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और जो बड़े लीडर्स है, खड़े हैं, वोट में खड़े हैं, वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड लेके है। तो ठीक है, हमको तो ये चारा कोई है नहीं, ऑल्टरनेटिव तो मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए हमको इसी में जीना पड़ेगा। लेकिन देवस, मैं अंत में कहना चाहूँगा कि नंदलाल बाबू का नाती को अल्टीमेटली कुछ हुआ है, सवाल तो आया था। हाँ, सवाल आया था, लेकिन ये भी सही है कि किसी का नाती होने से ही हम उसको सामने ला देंगे, ऐसा नहीं है। इसी वजह से शायद राहुल गांधी अपना उतना ग्राउंड हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपने गलत समझे मेरा नंदलाल बाबू को मैंने पर्सोनिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आदमी का बारे में बोल रहा हूँ जो जेन्युइनली एक इंडियन सिटीजन रह चुके हैं, उनका बेटा वो भी इंडियन सिटीजन रह चुके हैं, उनका बेटा तो नेचुरली इंडियन सिटीजन तो है ही, उनको भी सवाल में डाला गया है। ये नंदलाल बाबू या गंदलाल बाबू कुछ भी हो, मेरा कहने का होने पर कहीं कोई शक नहीं है। क्लैरिफाई कर दिया, देवाशीष ने क्लैरिफाई किया चीज़ को कि वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि सिटीजनशिप का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे नेचुरल सिटीजनशिप है, नेचुरलाइज सिटीजनशिप है, हाँ, और वोटर ID कार्ड पर ही सारा सिटीजनशिप का दारोमदार नहीं रहता है, ये भी है। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष ने जैसा कहा कि इस बार बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के भी लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलते रहे हैं, चर्चा करते रहे, आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है इस बार इलेक्शन से पहले हमने देखा है कि झड़प बहुत कम हुआ है, हिंसा बहुत कम हुई है, 1 आध या 2 ही मौत हुई है, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत सारा होता था। और सबसे मज़े की बात यह है कि 44,376 बूथ पश्चिम बंगाल में था फर्स्ट फेज में, उसमें एक में भी रिपोल नहीं हुआ है, आपको पता है शायद, एक में भी रिपोल नहीं हुआ है। तमिलनाडु में 75,066 है, वहाँ पे भी रिपोल नहीं हुआ है। तो हमें गर्व है पहली दफ़ा कि हम पश्चिम बंगाल के बारे में कहते थे कि पश्चिम बंगाल क्यों दूसरे राज्य से अलग है, पहली दफ़ा हमने ये साबित कर दिया कि यस वी कैन हैव
वायलेंस फ्री इलेक्शन, ऐसा हो सकता है। और चूंकि मैं खुद ये बता दूं, मेरा नाम है लिस्ट में और मैंने इलेक्शन ड्यूटी भी किया है और ईडी वोट भी दिया है, इसको मैं खुलासा कर दूं पूरा। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस तरह की सिक्योरिटी इस बार दिया गया था काफ़ी पर्याप्त था। थोड़ा इधर उधर तो होता ही है हर जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर सरकार में आए, हुकूमत में आए, हम अंतर्यामी नहीं है, लेकिन कोई भी अगर हुकूमत में आए, मैं ये कह रहा हूँ कि काटे का टक्कर हो सकता है। देखिए क्या होता है ना कि फाइनल मैच में जैसे एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो एक तरफा मैच हो जाता है, तो एक तरफा शायद इस बार ना हो, काटे का टक्कर हो, एक तरफा हो भी सकता है, क्योंकि 35% मैंने कहा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी वोट इंपॉर्टेंट है। और जो 65% हिंदू वोट्स है उसमें से कितने वोट्स भाजपा की तरफ, कितने टीएमसी की तरफ जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन एक बात सही है कि जो भी आए वो ये सरकार, जो भी सरकार आए, टीएमसी का सरकार वापस आए या भाजपा का सरकार आए, वो 2-4 काम ऐसा करे कि यहाँ से लोगों को, मरीज़ को 17,000-12,000 के टिकट दे के प्लेन में साउथ में इलाज के लिए न जाना पड़े, और यहाँ पे अच्छा सुविधाएं मुहैया करवाया जाए, लोगों को नौकरियाँ ज़्यादा हो। ये हम सब चाहते हैं। जैसे दादा ने कहा कि हमारा तो टैक्स एक ही तरह का रहेगा, तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, हम किसी के खिलाफ़ नहीं है। वी आर विथ एवरीबडी, वी वांट टू वर्क विथ एवरीबडी प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम 4 तारीख को देखेंगे। लेकिन इस बार बंगाल के लिए लड़ाई होगा। 34 साल तक काफ़ी एक तरफा रहा है, उसके बाद भी काफ़ी एक तरफा रहा है, इस बार शायद उतना एक तरफा ना हो। अंत में संजय अगर कुछ कहना चाहें तो फिर इसके बाद हम अपना आज का ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आखिरी दौर में मैं यही कहूँगा, जो आज की चर्चा का जो विषय था इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये हमारी सभी की इंडिविजुअल्स अपनी अपनी राय है। इस राय का खबर समय के साथ वैसे कोई सीधी तौर से कोई नाता नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि एक हेल्दी एक चर्चा हो। जैसी आज बाज़ार में या चाय की दुकान में जैसी चर्चा होती है, उस चर्चा को हम भी चाहते थे कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सामने लाएं। परागदा भी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और काफ़ी बारीकी से राजनीति को भी समझते हैं। हमारे साथ देवाशीष दा है, जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में वो एक सीनियर पत्रकार रह चुके हैं और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आज भी उनका लेखन जाता है और वो भी राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम भी इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें। हमारा मकसद इस बात को तय करना नहीं है कि सरकार में कौन आएगा। सरकार में वही आएगा जो इस काबिल होगा, जो इस चीज़ को समझेगा कि बंगाल क्या है, बंगाल को कैसे रखना है, बंगाल के लोगों को क्या चाहिए। जो इस बात को बारीकी से समझ पाएगा वही सरकार में आएगा। और यही हमारा निवेदन है कि हमारी इन बातों को आप भी समझें और अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। दर्शकों, हम अपने आज के इस चर्चा के अंतिम दौर में हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पराग विश्वास जी को कि उन्होंने अपना समय दिया हमारे लिए। देवाशीष सरकार जी को भी हमारा धन्यवाद। तो दर्शकों, आंकड़ों के खेल को लेकर हम आज यहाँ पर चर्चा में थे। बम्पर मतदान हुआ है पहले चरण में पश्चिम बंगाल में, 93% के करीब मतदान हुआ है। दूसरे चरण का भी मतदान बाकी है, तो उसमें क्या नया कुछ रिकॉर्ड बनने वाला है वो तो 29 तारीख के जब आंकड़े आएंगे चुनाव के मतदान के बाद वो अपने आप साफ करेंगे कि जो बम्पर रिकॉर्ड बना है इस पहले चरण में उसको कंटिन्यू होगा वो, या फिर उसमें कुछ कमी आएगी या फिर नया कोई रिकॉर्ड बनेगा। और आखिरी जो आंकड़ों का खेल होगा वो 4 मई को होगा, जब चुनाव के परिणाम आएंगे। सरकार किसकी बनेगी वो तो जनता तय कर रही है अपने मत के जरिए। तो 4 मई के आंकड़ों के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। उसके पहले 29 अप्रैल को जो दूसरे चरण का मतदान है उसके आंकड़े क्या सामने आते हैं वो भी हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। तो आप ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।